एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। बच्चों, आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे शिप्रा मैम की ज़बानी। इट्स ऑल अबाउट योर सम important gland. The name is pancreas and the pineal gland. पैंक्रियाज क्या करता है, क्या कहानी है, कौन से हार्मोन निकालता है, कैसे फंक्शन करता है, वो अभी आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। पर याद करिए, अपनी याददाश्त पे जोर डालिए और जोर डाल के मुझे याद दिलाइए कि मैंने आपको ये पढ़ाया है या नहीं। याद करिए वो दिन जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया था और जब मैं पैंक्रियाज पे पहुंची थी तो मैंने पैंक्रियाटिक जूस के साथ आपको इसके हार्मोन भी पढ़ाए थे। आपको याद नहीं होगा, इसलिए आज मुझे ये लेक्चर लेके आना पड़ा है जिसमें हम इसके स्ट्रक्चर और कहानी के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पैंक्रियास। क्या होता है पैंक्रियास, देखते हैं। चलो शुरू कर लेते हैं। देखो बच्चों, आओ। पैंक्रियास, देखो ध्यान से समझते जाना मेरी बात, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्कुल हिला के रख देगी। देखो ध्यान से, पैंक्रियास बेसिकली एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है मैडम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में तो इसको पढ़ाया था। कभी आपने सोचा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने इसको क्यों पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पैंक्रियास इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में पढ़ सकें। पैंक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जूसेस को निकालती है, जो कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब वो कौन से मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं वो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके लगाइए लेक्चर तो समझ में आएगा। आज की कहानी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे द हार्मोन्स व्हिच इज सिक्रीटेड बाय द पैंक्रियास। तो चलो शुरू करते हैं। हार्मोन जो पैंक्रियास से सिक्रीट किए जाते हैं, चलो देखते हैं। पहले मैं पैंक्रियास बना लेती हूँ, ठीक है। सो अगर मैं पैंक्रियास का डायग्राम बनाऊं तो पैंक्रियास का डायग्राम कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पैंक्रियास बना लिया। ठीक, ये बना लिया। अब सब लोग मेरी बात ध्यान से समझोगे। पैंक्रियास, पहले हम लोग ये चीज़ भी लिखते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड है मतलब ये दो टाइप के फंक्शन कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है कि इसके अंदर होते हैं मटके जैसे संरचनाएं। ठीक है, इसके अंदर होती हैं मटके जैसी संरचनाएं। ठीक है, इसके अंदर होती हैं कुछ ऐसे बड़ी बड़ी सी बनाती हूँ मटके जैसी संरचनाएं। इन मटके जैसी संरचनाओं को बच्चों हम लोग कहते हैं एसिनाई। और एसिनाई का रिलेशन जो है, इट इज टोटली डिपेंडेंट, नहीं एक्चुअली इट सिक्रेटेड द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक जूस। सब लोग मेरी बात ध्यान से समझते जाना क्या बोल रही हूँ मैं। दिस इज द एसिनाई मेरे बच्चों। ठीक है, दिस इज द एसिनाई। ठीक, ये एसिनाई बना रही हूँ मैं। अब बहुत सुंदर नहीं बनेंगे पर ठीक है, काम चलाओ बन जाएंगे। अब आपको मैं समझा पाऊँ ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये बन गई मेरी। ठीक है, ये देखो। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। क्या बोल रही हूँ मैं, ध्यान से देखना है। ये डक्ट यहाँ पर खुलो। ठीक है, ये डक्ट यहाँ पर खुली। कहाँ पर खुल रही है ये डक्ट? ध्यान से देखना। द डक्ट विल ओपन इनटू द, ये डक्ट बहुत गंदी बनाई मैंने, isn't it? चलो, डक्ट विल ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बना लिया मैंने। अब सब लोग ध्यान से सुनेगा मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। लिख लें थोड़े से पॉइंट्स तो मजा आ जाए। पैंक्रियास एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड होती है। क्या ग्लैंड है मेरे बच्चों? ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है। इसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। डन। मिक्स्ड ग्लैंड है मतलब ये दो प्रकार के फंक्शन करेगी। कौन कौन से फंक्शन करेगी मेरे बच्चों? ध्यान से समझना। ये दो प्रकार के फंक्शन करती है। कौन से? एक तो ये निकालती है डाइजेस्टिव जूस। ध्यान से समझना, ये दो प्रकार के फंक्शन करेगी। एक तो ये क्या निकालेगी मेरे बच्चों? डाइजेस्टिव जूस। दूसरा ये क्या निकालेगी? हार्मोन। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिक्सोट्रोपिक ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो डाइजेस्टिव जूस निकाल रही है मतलब ये इसका कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हार्मोन निकाल रही है मतलब ये इस ग्लैंड का क्या है? एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, अब सब लोग ध्यान से समझेंगे।
इस पूरी ग्लैंड में 99% जो होता है वो एक्सोक्राइन पार्ट है और सिर्फ 1% जो है वो है एंडोक्राइन पार्ट। आगे डिस्कस करते हैं। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। मेरे बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से देखो, है ना। सो दिस इज द पैंक्रियास, ठीक है। इसके अंदर ये जो मटके जैसे आपको दिखाई दे रहा है, द मटके जैसा संरचना इज कॉल्ड एज एसिनाई। समझ में आई बात? ये जो मटके जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही मेरे लल्ला, ये क्या होती है? एसिनाई, ठीक है। और अगर मैं एक ऐसे एसिनाई को ऐसे यहाँ पर ऐसे निकाल के देखूं तो ये एसिनाई के अंदर मुझे बहुत सारे क्या दिखाई देंगे? इस प्रकार की सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। ये सारे एसिनाइज मुझे इस प्रकार की सेल्स दिखाई देंगी, ठीक है। ये एसिनाई क्या निकालते हैं? डाइजेस्टिव जूस, और सेंटर पे भरे रहते हैं और फिर ये डाइजेस्टिव जूस यहाँ से ऐसे निकाल कर भरते जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? समझ आ गई बात? सो दिस इज द एसिनाई एंड दीज आर द सेल्स ऑफ एसिनाई एंड दिस इज द डाइजेस्टिव जूस। ये क्या है मेरे बच्चों? डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है। अब क्या होता है ध्यान से समझो। अभी हम लोग इसके कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं मेरे बच्चों? एक्सोक्राइन पार्ट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। देन विल मूव टू द एंडोक्राइन पार्ट। व्हाट इज द एक्सोक्राइन पार्ट? क्या होता है एक्सोक्राइन पार्ट? एसिनाइज होते हैं। एसिनाइज आर द ग्रुप ऑफ सेल विच रिलीजेस द डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, और पैंक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर पूरा पैंक्रियाटिक जूस बना हुआ है और पैंक्रियाटिक जूस इस पाइप के माध्यम से बाहर निकल रहा है, ठीक है, निकल रहा है। और अगर आप देखें तो ये जो डक्ट के थ्रू ये पैंक्रियाटिक जूस जो है ये बाहर जा रहा है, ठीक है। और ये डक्ट जो है मेरे बच्चों कहाँ पर खुल रही है? ये देखिए, ये डक्ट आपकी ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डक्ट कहाँ ओपन हो रही है मेरे बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम के सरफेस पे पूरा पैंक्रियाटिक जूस, ये देखो यहाँ पे बना दिया मैंने, ड्यूडिनम के सरफेस पर पूरा पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर दिया जाता है। समझ आई बात? ड्यूडिनम के सरफेस पर पूरा पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर दिया जाता है। तो गौर से देखिए ये चीज मेरे बच्चों कि अगर आपको डाइजेस्टिव जूस निकालना है तो डाइजेशन का प्रक्रिया स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। पैंक्रियाज में डाइजेशन का सिस्टम प्रोसेस नहीं हो रहा है। डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है मेरे बच्चों? डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पूरा पैंक्रियाटिक जूस विल केम टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और पूरा पैंक्रियाटिक जूस जिस डक्ट से बाहर आ रहा है या जिस सरफेस पर खुल रहा है उस डक्ट का नाम लिखेंगे। इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विरसंग, ठीक है। इस डक्ट का नाम क्या है बच्चों? डक्ट ऑफ विरसंग, ठीक है, डक्ट ऑफ विरसंग, या इसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसे हम? पैंक्रियाटिक डक्ट भी कह सकते हैं। समझ आ गई इतनी बात? सो एसिनाई से हम लोगों ने डाइजेस्टिव जूसेस निकाले। डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो डक्ट के माध्यम से कहाँ जाते हैं? आपके क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो जब भी कोई सिक्रीशन किसी डक्ट के माध्यम से किसी पर्टिकुलर सरफेस पर खुलता है तो ये कौन सा नेचर शो करता है? ये कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये कैसा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जैसा बिहेवियर है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी सिक्रीशन डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर खोल रहे हैं। तो डक्ट के माध्यम से खुल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पर खुल रहा है, तो ये कैसा नेचर है? एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है। इतना अभी तक हमने जितना डिस्कस किया, दिस इज द एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। अब मेरे बच्चों सब लोग ध्यान से देखेगा, जो तुम नहीं देखेगा तो समझ में नहीं आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि बताया नहीं। अब इनके बीच बीच में ऐसे देखो, ठीक है, इन एसिनाइज के बीच बीच पे ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, इन एसिनाइज के बीच में मेरे बच्चों बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस,
हैंस। ठीक है, समझ आई बात? ओके, क्या समझा आपने? हमने ये समझा कि एसेनाइज वाला पार्ट कौन सा पार्ट है पैंक्रियास का? एक्सोक्राइन पार्ट है, और ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, और ये अपने पैंक्रियाटिक जूस को डक्ट ऑफ विर्सन, जिसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, उसके माध्यम से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम के सरफेस पे खोल देता है। ये कैसा सिस्टम हुआ? दिस इज द एक्सोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये कैसा सिस्टम हो गया मेरे बच्चों? एक्सोक्राइन सिस्टम हो गया। अब हमारा फोकस आज की कहानी में क्या होना चाहिए? एंडोक्राइन सिस्टम का। तो पूरे एसेनाइज के बीच बीच में, समझो बात को मेरी, क्या बोल रही मैं बोल रही कि पूरे एसेनाइज के बीच बीच पे ऐसे लड्डू दिखाई देते हैं। द लड्डूज आर नोन एज, ध्यान से समझो। ठीक है, लड्डूज को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके बना लें अपन लोग, यहाँ पर बड़ा करके बना लेते हैं, आ जाओ देखते हैं। ठीक, अब अगर इस लड्डू को, जो कि ये ऐसा है, ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ध्यान से समझेंगे बात को, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं मेरे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये क्या है आपका? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूं मेरे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, मुझे क्या क्या, थोड़ा सा और डार्क कलर लेना पड़ेगा मुझे, मायने क्या क्या दिखाई देंगे। तुम लोगों को ये बात ना समझनी बहुत ज़रूरी है। देखो, ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, है ना, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का एक भी चीज़ नीट में गलत नहीं हो, क्योंकि अगर मेरे बच्चे एक भी चीज़ नीट में गलत करेंगे तो फिर तो मेरे लिए तो बड़ी ही शर्मनाक बात हो जाएगी, है ना। और मेरे बच्चों, मेरे नाक ना कटवा के आ जाना, समझ आई बात? थोड़ा सा मोटा कर लेती हूँ, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये देखो, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस थोड़ा सा ब्रॉड बना देती हूँ, टिंग 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 टिंग। ठीक, ये बना दिया मैंने आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नाउ मेरे बच्चों ध्यान से समझना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर होता क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है? ये कुछ नहीं है, कोई लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने रख दिया होगा। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? थोड़े से बना लें ग्रुप ऑफ सेल्स। आइए, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मैं बनाती हूँ ऐसे। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मैं बनाती हूँ ऐसे। अगर आपको इसका देखना है एग्जैक्ट डायग्राम तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। Where it is, where it is, where it is, where it is, where it is. I have, don't worry. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अल्फा सेल। ओके, नाउ अब देखो, यहाँ पर आपको आई होप कि दिखाई दे रहा होगा। लुक एट दिस, अल्फा सेल, अल्फा सेल, बाहर की ओर अल्फा सेल, अंदर की ओर बीटा सेल, और पेरीफेरीज में थोड़े से डेल्टा सेल्स बना ले। आ जाओ, तो बाहर की ओर हम लोगों ने कौन सी सेल, बाहर में हम लोगों ने कौन सी सेल बनाई है बच्चों? अल्फा सेल्स। ठीक है, सेंटर पे भी थोड़ी सी सेल बना लो, क्यों छोड़ रहे हो? सेंटर पे भी हम कुछ सेल्स बना लेते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं बीटा सेल्स। बड़ी ही इंपॉर्टेंट सेल्स है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं बीटा सेल्स। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? बीटा सेल्स। ठीक है, और कुछ और सेल्स बनाते हैं। लुक एट दिस, ये कुछ सेल्स मैंने बनाई हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डेल्टा सेल्स। इन्हें हमने क्या कहा मेरे बच्चों? डेल्टा सेल्स। ठीक है, अब क्या हुआ ध्यान से देखना। अल्फा सेल्स के माध्यम से वी विल रिलीज एन हार्मोन, अ हार्मोन कॉल्ड एज, किसी और पेन से लिखूं क्या? हाँ, तो हम अल्फा सेल के माध्यम से एक हार्मोन निकालते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकागन। ठीक है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागन, कुछ भी कहो। बीटा सेल के माध्यम से हम एक हार्मोन निकालते हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन, और डेल्टा सेल के माध्यम से हम एक हार्मोन निकालते हैं जिसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। समझ में आई बात? अब ध्यान से समझना, ये जो भी ग्लैंड है, ये जो भी सेल्स इस आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में है, ये 3 मुख्य प्रकार का हार्मोन निकाल रही हैं। ठीक है, इसको आप क्या रखेंगे? जिस से याद रखेंगे, जिस को प्यार करूं मैं। जिस मतलब ग्लूकागॉन, बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं हम लोग, तो अल्फा सेल ग्लूकागॉन, ठीक है, बीटा सेल इंसुलिन, जिससे याद रखना, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन। ये 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं, और ये सारे जो आपके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं बच्चों,
इन सब के पास जो है क्या प्रेजेंट होती हैं चारों तरफ, ध्यान से देखो, इन सब के पास चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं ब्लड वेसल्स। क्या प्रेजेंट होती हैं मेरे बच्चों? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं, और ये ब्लड वेसल्स इसका सिक्रीशन बॉडी की ओर लेके जाती हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर सिक्रीशन यहाँ की तरह किसी के सरफेस पर नहीं थी, किसी ऑर्गन के सरफेस पे नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि इन हार्मोन्स की जरूरत सारे शरीर को है। समझे बात को मेरी? हार्मोन्स की जरूरत मेरे बच्चों सारे शरीर को है, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस को नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं है कि भैया तू जा, तू इंसुलिन है तो इस पार्ट का शुगर कम कर दे, तू ग्लूकागॉन है तो इस पार्ट का शुगर बढ़ा दे। नहीं भाई, शुगर की जरूरत तो पूरे बॉडी में है, शुगर को कम करना है तो पूरे बॉडी में कम करना है, शुगर को ज्यादा करना है तो पूरे बॉडी में ज्यादा करना है। ये कहां पर लिखा है कि इस पार्ट का शुगर ज्यादा होना चाहिए, इस पार्ट का शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए? तो मेरे बच्चों अगर किसी भी चीज की जरूरत किसी पर्टिकुलर पार्ट में है, कहीं और उसकी जरूरत नहीं है। सलाइवा की जरूरत सलाइवा की जरूरत आपके माउथ में है, तो सलाइवा आपकी सलाइवरी ग्लैंड से आपके माउथ में रिलीज होता है, तो सलाइवा की जरूरत तो माउथ में है ना, तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। तो उसे हम स्पेसिफिकली एक पाइप के माध्यम से आपके बकल कैविटी के सरफेस पे छोड़ते हैं। तो कोई भी सिक्रीशन पाइप से निकले और किसी सरफेस पे निकले तो ऐसे प्रकार के ग्लैंड को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यहां पर ये ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैंक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। एक्सोक्राइन पार्ट से वो निकालते हैं पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स इनटू द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और द ड्यूडिनम, और जिस पार्ट से एंजाइम निकलता है उसे हम कहते हैं एसिनाई। उस एसिनाई के बीच बीच में देयर आर प्रेजेंस ऑफ सम टिश्यूज कॉल्ड एज लैंगरहैंस, एंड द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज, there are so many cells in these tissues called as alpha cell, beta cell, delta cell, ठीक है? And alpha cell, beta cell and delta cell releases respectively their hormones, and what is the function of these hormones अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए पहले अपन लोग थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए है। देखो, पैंक्रियाज एक एंडोडर्मल ग्लैंड होती है, पिंक कलर की होती है, मिक्स ग्लैंड होती है, सिचुएटेड होती है स्टमक के पीछे, ठीक है? पैंक्रियाज में एसिनाइज फाउंड होते हैं, ध्यान से समझना, पैंक्रियाज में एसिनाई फाउंड होते हैं। 99% जो होते हैं वो एसिनाई ही बनाते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड का। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। सो दीज आर द एसिनाई, ये एक एसिनाई का डायग्राम हम लोग ले रहे हैं। और एसिनाइज जो होती हैं, देखो एसिनाइज मैंने ऐसी बनाई, ये अपने ऐसे ल्यूमेन में पूरा सिक्रीशन छोड़ देती हैं, फिर ये डक्ट के माध्यम से पैंक्रियाटिक जूस बाहर निकलता है और इस डक्ट को डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं। सारे एसिनाइज जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं और वो एक डक्ट बनाती है जिसे कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है? उसके बाद देयर आर होगा, नॉट देयर आर एक्सोक्राइन, दे आर ओके, सो नॉट देयर, सॉरी, अपॉलॉजी। They are exocrine in nature, found in the numerous endocrine glands found। अच्छा, इनके बीच में बहुत सारी endocrine glands पाई जाती हैं, and in between the acinis, and they are called as islets of Langerhans, ठीक है? अब islets of Langerhans का ये डायग्राम बना हुआ है, पर यहाँ पर एसिनीज का बना हुआ है। Look at this मेरे बच्चों, ये जो पीले पीले दिख रहे हैं ना, ये हैं आपके एसिनाई। मैंने ऐसे ही बनाए थे एसिनाई, ऐसे राउंड बनाए थे, और फिर इसके बाद ऐसे ऐसे मैंने इसमें सेल्स बनाए थे, याद है ना आपको? ऐसे ऐसे सेल्स बनाए, है ना? ये ऐसे ऐसे सेल्स बनाए थे, ये, ठीक है? ओके, और ये पूरा सिक्रीशन यहाँ ल्यूमेन में भर रहे हैं, ठीक है? और फिर ये क्या करते हैं, डक्ट के माध्यम से पूरा सिक्रीशन बाहर निकालते हैं, एंड द पैंक्रियाटिक डक्ट इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विल्सन। इनके बीच बीच में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, इट इज कॉल्ड एज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें कितने प्रकार की सेल्स हैं? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। तो आओ बच्चों देखते हैं व्हाट इज अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल। लुक एट दिस इज द पैंक्रियाटिक डक्ट, दिस इज द पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और ये बीचों बीच से गुजर रही है पैंक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ से बहुत सारे एसिनाइज ऐसे जुड़े हुए होंगे, ठीक है? समझ आ गई बित? अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाटिक ग्लैंड। अब देखो मेरे बच्चों, क्या कहानी कर रहा है आपका इंसुलिन, क्या कहानी कर रहा है आपका ग्लूकागॉन। शुरू करते हैं। अब एक थी प्यारी मम्मी, ठीक है? या हाँ, एक थी प्यारी मम्मी, ठीक है? उस प्यारी मम्मी का नाम है ग्लाइकोजन, ठीक है? स्टोरी सुनो, अच्छी स्टोरी है, मजा आएगा। एक मम्मी है जिसका नाम है ग्लाइकोजन, ठीक है? एक बेटी है जिसका नाम है ब्लड वेसल,
ठीक, ब्लू कलर की ब्लड वेसल तो नहीं बनानी चाहिए पर ठीक है। एक बेटी है जिसका नाम है मेरे बच्चों ब्लड वेसल, ध्यान से समझते जाना। एक मम्मी है और जिसका नाम है ग्लाइकोजन और एक है ब्लड वेसल। मम्मी इस अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, ठीक है, और मम्मी चाहती है कि मेरी बेटी को दुनियादारी के सारे सुख समृद्धि चाहिए, पर इस बेटी ये है बहुत ही खुरापात, बोलती मुझे कोई मतलब नहीं है ना, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ मम्मी दिलाओ और उसका नाम है ग्लूकोज, मुझे सिर्फ एक चीज़ ही चाहिए जिसका नाम है ग्लूकोज। समझ आ गई बात? ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आया कि एक है मम्मी जिसका नाम है ग्लाइकोजन, ठीक है, मम्मी चाहती है कि उसे ब्लड वेसल नाम की उसकी बेटी को दुनिया की हर खुशी मिले, पर बेटी बोलती है कि मुझे दुनिया की कोई खुशी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम सिर्फ ग्लूकोज ला के दो। समझ आई बात? अब स्टोरी का सेकेंड पार्ट तो नहीं है, अब समझो। किसी दिन हो गया फास्ट, ठीक है, किसी दिन हो गया फास्ट, अभी उस पेज पे आएंगे हम लोग, ठीक है ना। किसी दिन हो गया मेरा व्रत। अब क्या हुआ, ध्यान से समझो। जब भी व्रत होता है तो हमें कोई फूड नहीं मिलता, तो फूड नहीं मिलता तो क्या अपन मर जाते हैं? समझो, किसी दिन अगर हमें फूड नहीं मिले तो क्या हमारी डेथ हो जाएगी? नहीं होगी ना, अपन जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अब होता क्या है, ध्यान से समझते जाना मेरी बात। होता क्या है कि बॉडी को सर्वाइवल चाहिए है, तो बॉडी को ग्लूकोज देना पड़ेगा ताकि पूरा दिन हम कुछ नहीं भी खाएं तो भी हमारी बॉडी जीवित रहे मेरे बच्चों। समझ आ गई इतनी बात? अब किस किस तरीके से फास्टिंग कंडीशन में हम ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, हम ब्लड ग्लूकोज कैसे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, जैसे ही हम लोग फास्ट करेंगे। अब एक और चीज यहां पर समझते हैं, देखो, बहुत सारी ग्लैंड पिट्यूटरी के अंडर कंट्रोल होती हैं। समझ आ गई बात? चाहे मैं टेस्टिस ओवरी की बात करूं, टेस्टिस ओवरी तो पूरी अंडर कंट्रोल है, ठीक है, चाहे मैं थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स के बारे में बात करूं, चाहे मैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करूं, चाहे मैं और कौन सी ग्लैंड है भाई, टेस्टिस ओवरी, इन सब के बारे में बात करूं, ये सब पिट्यूटरी के कंट्रोल में होती है, पर पैंक्रियाज इज नॉट अंडर द पिट्यूटरी कंट्रोल। तो पैंक्रियाज किसके कंट्रोल में है मेरे लल्ला? पैंक्रियाज आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल के कंट्रोल में है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो पैंक्रियाज काम करना शुरू करेगा, ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा तो पैंक्रियाज काम करना शुरू करेगा। तो अल्टीमेटली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल पैंक्रियाज को ऑपरेट कर रहा है, ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी जो है हाथ मलते जा रही है, चल देख लेंगे तुझे, बताते हैं तुझे, आप मिल मैदान में मिल, ठीक है। तो पैंक्रियाज को कंट्रोल पिट्यूटरी नहीं करती, ब्लड ग्लूकोज लेवल पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। तो जब आप फास्टिंग में रहते हो, यहाँ पर अच्छे से लिखती हूँ मैं, जब आप फास्ट में रहते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका, जब आप फास्टिंग कंडीशन में हो मेरे बच्चों, तो आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होने लगता है। समझ आई बात? जब आप फास्टिंग कंडीशन में रहते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होने लगता है। जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में भी इंस्टेंट कोई एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि जो व्रत रह के भी दिन भर ढसकते रहते, उनकी बात नहीं, नॉर्मल लोग व्रत में नहीं खाते, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होने लगता है। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होगा बच्चों, समझो बात को, वैसे ही आपके पैंक्रियाज की, ध्यान से समझना, पैंक्रियाज की अल्फा सेल्स गेट एक्टिवेटेड। समझ आई बात? अल्फा सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी मेरे बच्चों? एक्टिवेटेड। जैसे ही अल्फा सेल एक्टिवेटेड होंगी बच्चों, वो क्या निकालेंगी? जैसे ही अल्फा सेल एक्टिवेटेड होंगी वो क्या हो जाएंगी? अच्छा, ब्लड ग्लूकोज लेवल में, ब्लड है, ब्लड वेसल में क्या भरा हुआ है? ब्लड भरा हुआ है, ये इसके अंदर अब ब्लड ग्लूकोज की लेवल की कमी हो रही है, तो बेटी क्या हो गई है? दुखी। बेटी क्या हो गई? दुखी। और अगर किसी को बेटी किसी तरीके से भी बेटी ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप हो जाएगा, तो बेटी है ना ब्लड वेसल, तो ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होने पर ब्लड वेसल दुखी हो गई, मेरे पास नहीं है, ब्लड ग्लूकोज नहीं है, तो कुछ भी करेगी माँ, माँ एक्टिवेट हो गई, ठीक है, माँ एक्टिवेट हुई, ठीक है। माँ कौन है? अल्फा सेल एक्टिवेट होकर उसने माँ को निकाला, ठीक है, जिसका नाम है ग्लूकागन। समझ में आई बात? ग्लूकागॉन, ग्लूकागन, ठीक है, ग्लूकागन निकला। अब ये ग्लूकागन किसी भी तरीके से अपनी बेटी को खुश करने की कोशिश करेगा, कुछ भी करेगा, लव के लिए साला कुछ भी करता है ना, तो यहाँ पर माँ जो है वो अपनी बेटी को, मतलब ब्लड वेसल को खुश करने के लिए कुछ भी करेगी।
अब माँ ऐसा क्या करे कि बिना कुछ खाए ही बेटी के शरीर में, बेटी पतली होना चाहती है, हाँ मैं तो स्लिम ट्रिम होना चाहती हूँ, तो ऐसा माँ क्या करे कि बिना कुछ खाए ही उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहे। अब माँ मतलब ग्लूकागॉन को कुछ तो करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या करती है। अब माँ जो है, ध्यान से समझना, अब मम्मी जो है, ठीक है, मम्मी जो है जिसकी बेटी दुखी पड़ी मरी पड़ी हुई है और वो चाहती है कि वो पतली रहे और कुछ खाए भी ना, तो क्या करती है मम्मी, ध्यान से समझना, मम्मी जाती है अपने किसी पुराने दोस्त के पास, ठीक है, वो पुराना दोस्त जिसमें दुनियादारी की सारी समझ है, ठीक है, और वैसे भी अपन तो, ठीक है, अपन तो सबसे बड़े चोर किस्म के प्राणी हैं, अपन तो उसी के पास जाते हैं। और मम्मी अपने एक एक्सपीरियंस्ड दोस्त के पास जाती है और इस एक्सपीरियंस दोस्त का नाम है लीवर, ठीक है, एक्सपीरियंस दोस्त को बना देती हूँ, है ना, अच्छे से बनाती है एक्सपीरियंस दोस्त को, है ना, मुझे भी बना दूँ क्या एक्सपीरियंस दोस्त की, है ना। ये एक्सपीरियंस दोस्त के पास मम्मी जाती है और एक्सपीरियंस दोस्त के पास एक्सपीरियंस दोस्त स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन, ठीक है, और ये मम्मी, ठीक है, जाती है और ग्लाइकोजन को बोलती है कि ऐसा है, मम्मी जो है, एक सेकेंड, ओके, ग्लूकागन, हाँ, तो ये ग्लूकागन है, ग्लाइकोजन लिखा, देखो तो मुझे तो ग्लूकागन इधर तो नहीं लिखा मैंने, हाँ ग्लाइकोजन लिख दिया है, ये ग्लूकागन है, ओके, यहाँ पे ग्लूकागन लिखा है, यहाँ पे ग्लाइकोजन लिख दिया है बच्चों, ये ग्लूकागन कर लेना, ठीक है ना। वैसे मेरे बच्चे समझ गए होंगे भावनाओं को। ये ग्लूकागॉन है, ठीक है, और ये ग्लाइकोजन है, दोनों में अंतर है। ग्लूकागॉन क्या है, ये एक हार्मोन है, ठीक है, और ये हार्मोन जो है वो जाके लीवर को बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि भैया ऐसा है कि आप एक काम करो कि जरा सा ग्लाइकोजन को तोड़ दो। व्हाट इज द ग्लाइकोजन मेरे बच्चों, पढ़ाया ना आप लोगों को मैंने। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है बच्चों, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन को पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज बना लें हम लोग। सो ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये पॉलीमर पड़ा है ग्लूकोज का विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन। अब इस ग्लाइकोजन पर एक्शन कौन करेगा बच्चों, ग्लाइकोजन पे एक्शन करेगा ग्लूकागन। जैसे ग्लूकागन एक्शन करेगा यहाँ पर ग्लाइकोजन टूट जाएगा और क्या बनने लगेगा मेरे बच्चों, बनने लगेगा ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा और बेटी जो है वो खुश हो जाएगी। अब क्योंकि आप ग्लाइकोजन को तोड़ रहे हैं लीवर का और इससे ग्लूकोज निकाल के ब्लड को दे रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा मेरे बच्चों, इस प्रोसेस का नाम होगा ग्लाइकोजीनोलाइसिस। समझ आई बात, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। अब हुआ ये कि इतने से काम नहीं बना, इतने से काम मेरे बच्चों नहीं बना, ये और जो है इसकी तृष्णा समाप्त नहीं हो रही है इस बेटी की, इसको और ग्लूकोज मांगता है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम प्रोटीन को तोड़ना शुरू करेंगे। समझ में आई बात, वी कैन कन्वर्ट द प्रोटीन एंड फैट, प्रोटीन एंड फैट इनटू द ग्लूकोज, ठीक है, हम प्रोटीन और फैट को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने लगेंगे और फिर इस ग्लूकोज को हम ब्लड में भेजना शुरू करेंगे। समझ आ गई बात। जब आप फैट को तोड़ रहे हैं, ध्यान से समझना, जब आप फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ आई बात, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो मम्मी किसी भी तरीके से अपनी बेटी को खुश करना चाहती है, बेटी इज द ब्लड वेसल, वो किसी भी तरीके से अपनी बेटी के अंदर भर भर के ग्लूकोज भरना चाहती है, क्योंकि ये जो कमबख्त बेटी है ये बिना खाए ही पेट भरे रहना चाहिए, ये सोचती पतली रहे हमेशा। तो मम्मी जिसे हम कहते हैं ग्लूकागन जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है, पैंक्रियाज से ग्लूकागन एक्टिव हो जाता है और ये पैंक्रियाज का ग्लूकागन जो है ये घूमते फिरते जाता है लीवर के पास और बोलता है कि तुम्हारे पास जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना उसको तोड़ो और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करो, क्योंकि इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये पूरा पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है और इस पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज से हम एक एक ग्लूकोज अलग कर करके ब्लड वेसल में मिलाते जा रहे हैं। समझ आ गई बात। हम लोगों को जब भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना होता है, ध्यान से समझना, जब भी हमें इफ़ वी वांट, ठीक है, किसी और स्लाइड में लिखूं क्या, यहीं लिख देती हूँ, अगर हम चाहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, ध्यान से समझना, अगर हम चाहते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए
तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से समझना। हम चाहते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो हमें करना पड़ता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। हमें करना पड़ता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, हमें करना पड़ता है प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, और हमें करना पड़ता है लिपोलाइसिस। फैट को तोड़कर भी हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को तोड़कर भी हम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर मेन टारगेट, ग्लाइकोजन का मेन टारगेट कौन है, बताओ मुझे। ग्लाइकोजन किस जगह पर जाकर ग्लूकोज बना रहा है? ग्लाइकोजन का मेन टारगेट है मेरे बच्चों, ग्लाइकोजन का मेन टारगेट इज लिवर, ठीक है, ग्लाइकोजन का मेन टारगेट कौन है बच्चों? लीवर है। समझ आ गई बात? वो लीवर से ही ये सारे काम करवा रहा है, लीवर के ही स्टोर्ड ग्लाइकोजन को तोड़वा रहा है, फैट को तोड़वा रहा है, प्रोटीन्स को तोड़वा रहा है, और उन सब को तोड़वाकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करा रहा है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोजन बच्चों? ग्लाइकोजन इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लाइकोजन इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने, फिर से समझाऊं क्या? देखो, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत कम होनी चाहिए। हमारे पास नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए बच्चों? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होना चाहिए? नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है अपना 100 to 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, समझ आई बात? अब अगर इससे ज़्यादा तुमने कर दिया, अगर इससे ज़्यादा तुमने कर दिया तो भी दिक्कत है, अगर इससे कम कर दिया तो भी दिक्कत है। अगर आप 100 से ज़्यादा जाओगे, ठीक है, अगर आप 100 से ज़्यादा जाओगे, 100 मिलीग्राम से ज़्यादा चले गए तो भी प्रॉब्लम है, कम गए तो भी प्रॉब्लम है। अगर हमारे शरीर में किन्हीं भी कारणोंवश अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए, किसी भी कारणवश, हो सकता है कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन नहीं निकल पा रहा, ग्लूकागन नहीं निकल पा रहा, बार बार आई विल कंफ्यूज आगे करती रहूँगी मैं, ठीक है, तुम संभावनाओं को समझना, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकागन नहीं निकल पा रहा है, हो सकता है कि हमारे बॉडी में अल्फा सेल डैमेज हो गई हूँ, मैंने वहाँ पर भी पढ़ाया था, हो सकता है कि पैंक्रियाज में कोई डिफेक्ट हो जिसकी वजह से ग्लूकागन नहीं निकल पा रहा हो। ऐसी कंडीशन में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होने लगेगा, और जब भी बच्चों ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप होने लगता है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा बोलिए? अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा, बोलिए? अगर आपकी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाए तो क्या होगा? देखिए, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाए तो आपको होगा हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड का ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए तो आपको एक बीमारी होगी, द नेम ऑफ द बीमारी इज कॉल्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर, तो आपके ब्लड में शुगर का लेवल क्या हो गया है मेरे बच्चों? कम हो गया है। ऐसी कंडीशन में क्या क्या हो सकता है? आपको पसीना आएगा, आपको कमज़ोरी लगेगी, आपको बेहोशी लगेगी, थरथराहट लगेगी, आप बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपको, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकागन का इंजेक्शंस दे देते हैं, अपन क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। समझ आ गई बात? तो अल्टीमेटली हम किस किस तरीके से ग्लूकागन क्या करता है ऐसा जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है? पहला, वो करता है ग्लाइकोजन को तोड़ता है, जिसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी कार्बोहाइड्रेट बनवाने लगता है, विच इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। फैट को तोड़कर भी ग्लूकोज बनवा सकता है, प्रोटीन को भी तोड़कर ग्लूकोज बनवा सकता है। तो ये अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं। पर यहाँ पर एक और चीज़ मुझे जो समझानी है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो अल्टीमेटली ग्लूकागन का काम क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो क्या निकलेगा बच्चों? हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो निकलेगा ग्लूकागन, ठीक है। ग्लूकागन क्या करेगा? आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है, अगर मेरे बच्चों ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है,
तो क्या मैं इसे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कह सकती हूँ? अगर ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर रहा है तो क्या मैं इसे हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कह सकती हूँ? कह सकती हैं मैम। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन कौन से हार्मोन्स को हम हाइपरग्लाइसीमिक कहते थे, बताइए मुझे, बोलिए मुझे किस किस हार्मोन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते थे भैया? ग्रोथ हार्मोन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते थे, थायराइड हार्मोन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते थे, और किसको कहते थे यार, हैं, एड्रेनलिन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते थे, ठीक है, और किसको कहते थे, कॉर्टिसोल को भी हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहते थे कि नहीं कहते थे? 3 ये हो गए। और ग्लूकागन को तो हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कह ही रहे हैं, ग्लूकागन को तो हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कह ही रहे हैं। इन सब का काम ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कराना है। अब एक और चीज समझो, ये सपोज दैट ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ग्लूकागन के इफेक्ट से, ध्यान से समझो, ग्लूकागन के इफेक्ट से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया, ग्लूकागन के इफेक्ट से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है ना, इंक्रीज हो गया है, पर इसका काम यही है सिर्फ। और अगर तुम ये सोच रहा है मेरा लाल, सुना मेरे बात, क्या बोल रही है मैं, ये आपकी सेल है, समझना बात को, ये आपकी क्या है मेरे बच्चों, सेल्स है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ग्लूकागन की वजह से ये ग्लूकोज सेल में भी चला जाएगा, तो ना, ग्लूकागन का काम सिर्फ ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कराना है। इवन ग्लूकागन एक और जो है पापी, ऐसा थोड़ी कि जीवन भर ये अच्छा ही काम करेंगे, ग्लूकागन ग्लूकोज को सेल्स में जाने से रोक देता है, समझ आई बात? सो ग्लूकागन इनहिबिट द सेलुलर अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। वाह, हम सोचते थे महापुरुष, ये तो निकला सिर्फ पुरुष, ठीक है। तो ग्लूकागन क्या करता है, देखो ग्लाइकोजन कहीं लिखा होगा तो देख लेना यार, तो क्या है कि दोनों की स्पेलिंग एक जैसी ना। तो ग्लूकागन क्या करता है, ग्लूकागन इनहिबिट द सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। समझ आई बात, समझ आया क्या बोला? ग्लूकोज का लेवल ड्रॉप हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिससे ग्लाइकोजन निकलता है, ग्लाइकोजन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देता है, जिससे की वजह से इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं। ये सारे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है ये, पर सिर्फ इसका काम ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कराना है। अगर सेल में ग्लूकोज जा रही है तो इसको रोक देता है। बेटा ऐसा है कि तुम सिर्फ मेरी बेटी का भला कर, पूरी दुनिया का भला करने मत जा। समझ आई इतनी बात, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है ना? सो ये इस तरीके से हमने अभी तक क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि किस तरीके से हमारा ग्लूकागन काम करता है, ठीक है, किस तरीके से माँ ग्लूकागन ब्लड वेसल नाम की बेटी पे कुछ भी करके ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कराने में लगी हुई है। अब मैं तुमको एक और हार्मोन पढ़ाने वाली हूँ, इसका एंटागोनिस्टिक, ठीक है, इसका एंटागोनिस्टिक, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन। अब क्या हुआ ये, ठीक है, होता ये है कि हमेशा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल तो इंक्रीज रहेगा नहीं, है ना, हमें कभी ना कभी अपने ब्लड का ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या करें बोलो, ठीक है। अब ये हो ये रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर आपने देखा कि ग्लूकागन जो हो रहा था ये लीवर पे जा जाके ग्लाइकोजन को तोड़वाया जा रहा था, है ना। तो ग्लूकागन के भी रिसेप्टर किसके पास होते हैं मेरे बच्चों? आपके लीवर के पास होते हैं। दिस इज द ग्लूकागन रिसेप्टर। ये क्या है मेरे बच्चों? ग्लूकागन रिसेप्टर। तो ग्लूकागन रिसेप्टर भी आपके लीवर के पास है, ठीक है। पर हमेशा अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहे, ठीक है, हमेशा अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज रहे तब तो दिक्कत है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में होता ये है मेरे लाल, ध्यान से समझते जाना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसी कंडीशन में पैंक्रियाज जो है वो एक हार्मोन निकालने लगता है। द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज इंसुलिन, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है? इंसुलिन। इंसुलिन कौन है? इंसुलिन पप्पा है। इंसुलिन कौन है? पप्पा। ग्लूकागॉन कौन है? मम्मी। इंसुलिन कौन है? पप्पा। ब्लड वेसल कौन है? मम्मी, ठीक है। इंसुलिन कौन है? पप्पा। ग्लूकागॉन कौन है? मम्मी। ब्लड वेसल कौन है? बेटी। बेटी को क्या चाहिए? ग्लूकोज। मम्मी क्या कर रही है? बेटी को ग्लूकोज दिए जा रही है, क्या क्या करके? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, ग्लूकोनियोजेनेसिस करके, प्रोटियोलाइसिस करके
और आपका लिपोलाइसिस करके, ठीक है। और फिर उसके बाद पापा आया, पापा ने बोला क्या दिमाग खराब है क्या, मम्मी को बोला कि क्या दिमाग खराब, यहाँ पर अपन क्या बना लेते हैं, लिवर, ठीक है, क्योंकि पुराने अंकल से सारे लोग हिसाब किताब करते हैं जिनका नाम है लिवर। अब अगर इनके पास ग्लूकागन के रिसेप्टर हैं, अरे मुरी मरिया, देखो इनके पास अगर ग्लूकागन के रिसेप्टर हैं तो इनके पास इंसुलिन के भी तो रिसेप्टर हैं, तो इनके पास मेरे बच्चों इंसुलिन के भी तो रिसेप्टर ये पड़े हुए हैं। समझे बात को, मेरे ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ ना, फिर समझ में नहीं आएगा तो तुम मुझे बोलोगे मैडम पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पास अगर ग्लूकागन के रिसेप्टर हैं तो इसके पास इंसुलिन के भी रिसेप्टर है, और इंसुलिन आपको पता है कि पापा लोग बड़े खतरनाक टाइप के प्राणी होते हैं, ठीक है। तो पापा के रिसेप्टर ज्यादा पोटेंट है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द इंसुलिन रिसेप्टर। समझना बात को, है ना। अब पापा निकले, अब पापा को ये पता चला कि भाई पुराने अंकल से ग्लूकोज की डिलीवरी चल रही है, तो ये पापा जो है यहाँ से ट्रैवल करते हुए पहुंचे और गए, और क्या किया इनने, और पापा ने क्या किया, ये रिसेप्टर पे बाइंड हो गए कि नहीं हो गए, ठीक। अब इनने क्या किया वो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। अब क्या है, ये ब्लड वेसल्स जो है बेटी से अब सारी उसकी अय्याशी खींचने का समय आ चुका है, ठीक है। बेटी के पास भयंकर वाला ग्लूकोज भरा हुआ है, ध्यान से समझते जाना, है ना। ब्लड वेसल्स के पास भयंकर वाला ग्लूकोज भरा हुआ है, दिस इज द ब्लड वेसल्स एंड दिस इज द ग्लूकोज। तो ब्लड वेसल्स के पास भयंकर वाला ग्लूकोज भरा हुआ है। अब क्या होगा, इंसुलिन जो है वो जाएगा किसके पास, इंसुलिन जाएगा लीवर के पास, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। और मेरे बच्चों ध्यान से समझना, क्योंकि यहां नजर हटाई तो दुर्घटना घट गई, ठीक है। इस इंसुलिन के पास, लिवर के पास बच्चों होते हैं क्या, किस कलर से बनाऊं यार, यहां पर होते हैं कुछ चैनल्स, ठीक है। ये कुछ चैनल्स होते हैं जिन्हें लिवर के पास होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं GLUT4, जिन्हें आप क्या कहते हैं मेरे बच्चों, GLUT4, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4। अब ये क्या करेगा, अब भैया ऐसा है कि बेटी से अगर कोई चीज़ तुम खींचोगे तो तहलका तो मचाएगी ही, ठीक है। और ये अंकल भी बोलेंगे नहीं 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 हमें नहीं चाहिए यार, हमने दे दिया ना एक बार कन्वर्ट करके, हमें नहीं चाहिए। पर फिर एक हम स्पेशल रास्ता बनाएंगे, ग्लूकोज को भेजने के लिए लिवर में एक स्पेशल रास्ता बनाएंगे। द स्पेशल रास्ता इज कॉल्ड एज GLUT4। समझ में आई बात, बेटी को दे दिया, अब लेना नहीं है अंकल जी को, लिवर को लेना नहीं है, पर हाँ इंसुलिन जो पप्पा जी हैं उनको तो देना है भैया। जैसे ही इंसुलिन, ध्यान से समझना, जैसे ही इंसुलिन लिवर के रिसेप्टर पे बाइंड होगा वैसे ही ये GLUT4 नाम का चैनल एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही GLUT4 नाम का चैनल एक्टिवेट होगा, यहाँ पर जो ग्लूकोज पड़े हुए हैं मेरे बच्चों ये अंदर जाने लगेंगे। समझ आई बात, ये क्या होने लगेंगे, अंदर जाने लगेंगे, एंड ये ग्लूकोज फिर से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगेंगे। समझ आ गई बात, क्या बोला मैंने। तो ये इन्होंने क्या कराया, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कराया मेरे बच्चों, ग्लाइकोजेनेसिस। समझ में आ गई बात। सो इंसुलिन का मेन वर्क क्या समझा आपने, इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। समझ आ गई बात। और हम कैसे करते हैं, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर गया, ग्लूकोज यहाँ से गया, इंसुलिन ग्लूकोज को लेकर गया और उसने चैनल को एक्टिवेट किया। अब ये चैनल किससे बने हुए हैं बच्चों, प्रोटीन से। ये चैनल किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से। तो ये चैनल कब एक्टिवेट होते हैं या कब बनते हैं, ये चैनल तब बनते हैं जब ये इंसुलिन जो है अपने लीवर के रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है। जैसे ही रिसेप्टर से बाइंड होगा, लीवर की सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, लीवर की सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं कुछ जीन्स, कुछ डीएनए। ये तुरंत चैनल को बनाकर एक्टिवेट करते हैं, जिस इस चैनल से फिर ग्लूकोज अंदर आने लगता है और फिर से ये ग्लाइकोजन में, ध्यान समझना, फिर से ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने लगते हैं। और अगर आप ग्लाइकोजन बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इंसुलिन की वजह से ग्लाइकोजन का लेवल आपके लिवर में इंक्रीज हो जाता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है। ऐसा कब होता है, जब आपका ग्लूकोज इनटेक कुछ ज्यादा ही हो। समझ आ रही बात, ऐसा कब होता है मेरे बच्चों, जब आपके शरीर में ग्लूकोज आपने कुछ ज्यादा ढसक कर बैठे हुए हो। समझ आ गई बात। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम हो जाए,
अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन क्या कम हो जाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और मेरे बच्चों, अगर आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हुआ तो आपको होगी एक बीमारी, और इस बीमारी का नाम क्या है वो अब हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है कि मान लो कि अगर इंसुलिन है ना, इंसुलिन का मेन काम क्या होता है, इंसुलिन विल एक्टिवेट द GLUT4 चैनल प्रोटीन्स सो दैट all the glucose came out from your that blood vessel and stored into the liver in the form of glycogen। पर बेटा लीवर की भी तो अपनी एक स्टोरेज क्षमता है कि नहीं है, ऐसे थोड़ी कुछ भी कराते रहोगे, तो लीवर की भी अपनी एक स्टोरेज क्षमता होती है। जब यहाँ पर ग्लाइकोजन भर जाएगा, ग्लूकोज भर जाएगा, तो बेटा यहाँ पर ये इंसुलिन जाकर, ध्यान से देखते जाना, यहाँ पर इंसुलिन जाकर आपकी जो मसल होती है, मसल ऐसे बना ले, आपकी जो मसल होती है वहाँ पर आपके GLUT4 चैनल प्रोटीन्स बना देगा, ठीक है। ये GLUT4 यहाँ बन गया। GLUT4 इम्पॉर्टेंट वो है, चैनल प्रोटीन है, और एग्जाम में आ भी जाता है, 16, 17, 18 में आसपास कहीं पे आया हुआ है। और आप मसल में भी ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मसल में स्टोर कर सकते हैं, या मसल नहीं सॉरी है ना, आपकी सेल्स, एडिपोसाइट सेल्स, ठीक है, ये है आपकी एडिपोसाइट सेल, ठीक है, एडिपोसाइट जो फैट स्टोर करती है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर इन एडिपोसाइट में ऐसे GLUT4 चैनल को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, GLUT4 चैनल एक्टिवेट हो गया इंसुलिन की वजह से। अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो एडिपोसाइट सेल में जाएगा, और ये सारा ग्लूकोज जुड़कर पता है यहाँ पर क्या बना लेगा, फैट। क्या बना लेगा, फैट। ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग ग्लूकोज से भी फैट बना सकते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा चीनी खाओगे तो मोटे हो जाओगे। कभी सोचा ऐसा क्यों कहते हैं? ज़्यादा चीनी खाने से आदमी मोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादा चीनी खाने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, जिससे इंसुलिन बढ़ जाता है। इंसुलिन जो होता है वो लीवर के पास जाता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करा देता है। पर अगर लीवर में भी स्टोरेज क्षमता खत्म हो गई है, तब ये एडिपोसाइट सेल जो फैट स्टोर करती है उनके पास जाता है, वहाँ पर चैनल प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, और फिर यहाँ पर जो ब्लड वेसल है यहाँ से ग्लूकोज उठकर सेल में जाकर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। समझ में आ गई बात? किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है मेरे बच्चों? फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस को मैं क्या कह सकती हूँ? इस प्रोसेस को मैं कहती हूँ मेरे बच्चों लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस। तो अगर मैं एक बार समराइज कर लूँ तो मैं क्या क्या कह सकती हूँ? ग्लाइकोजन के इफेक्ट से क्या क्या होता है, यहाँ एक साइड में क्या लिख लेती हूँ? ग्लाइकोजन, और इधर साइड में लिख लेती हूँ इंसुलिन। समझ आई बात? ग्लाइकोजन क्या क्या करता है, ध्यान से देखो। ग्लाइकोजन करता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, ग्लाइकोजीनोलाइसिस करता है। और क्या क्या करता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। और क्या करता है? देखो हमेशा याद रखो, जिस हार्मोन की प्रवृत्ति ग्रोथ कराना नहीं है वहां पे प्रोटीन टूटेगा, पर जिस हार्मोन की प्रवृत्ति ग्रोथ कराना है मेरे लल्ला, वहां पर ग्रोथ नहीं होगी। जैसे थायराइड हार्मोन का काम ग्रोथ कराना होता है, ग्रोथ हार्मोन का काम ग्रोथ कराना होता है, तो ये प्रोटीन को तोड़कर ग्लूकोज नहीं बनाते हैं, वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पर आपको कोई ग्रोथ नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर आप प्रोटियोलाइसिस भी करेंगे, प्रोटीन तोड़कर ग्लूकोज बनाएंगे, और यहाँ पर आप लिपोलाइसिस भी करेंगे। समझ आई बात? इन सब का टारगेट क्या है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करना, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। पर एक टाइम के बाद अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो अब इंसुलिन निकलेगा, इसका काम होता है ग्लाइकोजेनेसिस करना, ग्लाइकोजेनेसिस करना, ठीक है, और लिपोजेनेसिस करना। फैट, ग्लूकोज फैट में भी कन्वर्ट हो सकता है। इससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होने लगता है। समझ में आई बात? इससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया। डन हो गई इतनी बात, आगे बढ़े। नाउ अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, जिससे आदमी को बहुत कमजोरी लगने लगती है, जिससे आदमी को बहुत स्वेटिंग आने हो लगती है, बहुत बीपी बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो आदमी मीठा खा लेता है तो सही हो जाता है।
उसे कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। पर अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, 100 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाने से आपको होती है डायबिटीज़। अब ये डायबिटीज़ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं मेरे बच्चों हाइपरग्लाइसीमिया। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना है ना, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलिटस जो होता है वो 2 प्रकार की हो सकती है। एक होती है डीएम लिख दूं, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, ध्यान से समझते जाना, टाइप 1। और एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। अभी हम इसकी थ्योरी भी करेंगे, देन विल मूव टू पीनियल ग्लैंड। ठीक है, एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। ठीक है, एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1, एक होती है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही इंसुलिन की कमी होती है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है होती है? जेनेटिक होती है। इसका दूसरा नाम होता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। समझ में आई बात? इसका दूसरा नाम होता है IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। आई बात समझ में? ठीक, ये डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 क्या है? ये जेनेटिक होती है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस IDDM ये होता है। इसमें क्या होता है कि ध्यान से समझना, इसमें हो सकता है, देखो अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि पैंक्रियाज डिफेक्टेड हो। कारण क्या हो सकता है? कॉज लिख देती हूँ यहाँ पे, क्यों ऐसा होता है, ध्यान समझते जाना। हो सकता है कि पैंक्रियाज डिफेक्टेड हो। ठीक है, पैंक्रियाज डिफेक्टेड होगा बच्चों तो इंसुलिन नहीं निकलेगा। ठीक है, हो सकता है कि इंसुलिन रिसेप्टर नहीं बन पा रहे हो, वी डोंट हैव जीन टू मेक इंसुलिन रिसेप्टर। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस ये प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इससे कंफ्यूज कर गई थी मैं। ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हम अपने ही बॉडी पार्ट के खिलाफ, ध्यान से समझना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ही बॉडी पार्ट के खिलाफ क्या बनाने लगते हैं? एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं। अपने ही बॉडी पार्ट के खिलाफ अगर हम एंटीबॉडीज़ बनाने लगें तो क्या होगा? हम अपने ही बॉडी पार्ट के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उन्हें नष्ट कर देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या बन जाती है? एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी बनने की वजह से ये क्या डिस्ट्रॉय कर देती है? डिस्ट्रॉय लिख दिया। ये क्या डिस्ट्रॉय कर देती है? इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, ओहो, एक टाइम के बाद तो डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये क्या डिस्ट्रॉय कर देती है? ये डिस्ट्रॉय कर देती है इंसुलिन रिसेप्टर। इंसुलिन रिसेप्टर क्या समझे मेरे बच्चे? मेरे बच्चे ये समझे कि अगर हमें जन्म से किसी बच्चे में ये दिख रहा है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम टेस्ट कराने जाते हैं तो उनके ब्लड में हमें कुछ अनयूजुअल टाइप की एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये दिखाई देता है कि भैया ऐसा है कि इट विल मिमिक द एक्शन ऑफ इंसुलिन और इट विल डिस्ट्रॉय द इंसुलिन रिसेप्टर सो दैट आपका इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहेगा। ठीक है, ये बचपन से डायबिटीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इस पर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी डायबिटीज़ कौन सी डायबिटीज़ है? टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, ये जो डायबिटीज़ मेलिटस होती है, डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है, इट इज़ ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, ये कैसा होता है बच्चों? ये होती है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है। ठीक है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है, इसका मतलब ये कि इंसुलिन इसमें कम हो जाता है। इंसुलिन कम हो जाता है तो GLUT4 कम हो जाता है। ठीक है, GLUT4 कम हो जाता है। आपको पता है ना कि GLUT4 कब बनता है? जब इंसुलिन बनाने की कोशिश करता है। जब तक इंसुलिन GLUT4 नहीं बनाएगा बच्चों, तब तक ग्लूकोज कभी भी लिवर में एंट्री नहीं ले सकता है या आपके एडिपोसाइट में एंट्री नहीं ले सकता है। तो GLUT4 इज फॉर्म्ड बाय द इंसुलिन। इफ यू डोंट हैव इंसुलिन, GLUT4 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको ये कब होता? ओबेसिटी, अगर इफ यू हैव सो फैट
ठीक है, तो भी इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ये एक प्रकार का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस एक जेनेटिक वाली, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली, ठीक है। अल्टीमेटली इन दोनों में होता क्या है, इंसुलिन कम हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है और आपका दैट ग्लूकागन या ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। समझ आ गई बात ना। एक और हार्मोन होता है जो कि डेल्टा सेल से निकलता है, सोमैटोस्टैटिन। जब ये दोनों बहुत भयावह रूप धारण कर लेते हैं तो उसे कम करने का काम करता है, पैंक्रियाज में ही होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये समझ गए टाइप 2 नॉर्मल डायबिटीज जो लोगों को होती है, टाइप 1 जेनेटिक होती है। टाइप 1 कब होती है, जब इफ यू हैव अबनॉर्मल एंटीबॉडी अगेंस्ट द इंसुलिन रिसेप्टर सो दैट दे कैन डिस्ट्रॉय द इंसुलिन रिसेप्टर सो दैट वी कांट बाइंड द इंसुलिन इनटू द रिसेप्टर और वी डोंट हैव इनफ सेल टू मेक द इंसुलिन। सो जन्म से ही नहीं होगी सेल बनाने वाली इंसुलिन, तो ये भी एक टाइप का जेनेटिक ही डिसऑर्डर हो गया। तो इंसुलिन नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से आपको ये जेनेटिक बीमारी होती है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब क्या होता है डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 में, होता क्या है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस टाइप 2 में होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अगर मान लो, ठीक, अगर मान लो कि हमारे ब्लड में भयंकर वाला ग्लूकोज हो गया, तो याद करो वो दिन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सुंदर सा नेफ्रॉन अच्छा सा बनाती हूँ यार, है ना। लेट मी मेक अ गुड नेफ्रॉन, ठीक है। ऐसा नेफ्रॉन मैं पहली बार बना रही हूँ, है ना, तो फिर ज़्यादा तुम लोग मेरे को जज मत करना, ओके। सो दिस इज़ माई नेफ्रॉन, ओके। सो ये हो गया मेरा नेफ्रॉन। अब सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझेगा क्या बोल रही हूँ मैं। देखो, ये मेरा नेफ्रॉन हो गया, और अगर आपको याद होगा, देखो यहाँ पर क्या है, आपके ब्लड वेसल में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ। ग्लूकोज को किस कलर से बना ले यार, पिंक से बना लेते हैं। यहाँ पर अभी ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज है, ठीक है। यहाँ पर अभी ग्लूकोज का लेवल क्या है, इंक्रीज है, ठीक है। अब ये अपनी ब्लड वेसल पड़ी हुई है, ठीक है, ये अपनी ब्लड वेसल पड़ी हुई है जिसमें भार नॉर्मली यहाँ पर क्या है, भर के ग्लूकोज भरा हुआ है, भर भर के, ठीक, डन। अब अगर यहाँ पर भर के ग्लूकोज भरा हुआ है, तो यहाँ पर पहले तो मैं पानी बना लेती हूँ, है ना। किस कलर से पानी बना लूँ यार, ये पानी बना लेती हूँ, ठीक है, ये पूरा पानी बना लेती हूँ। पहले मैं ब्लू कलर से पानी बनाऊंगी और पिंक कलर से आपका वो बना रही हूँ, दैट ग्लूकोज, ठीक है, ताकि मैं आपको डिफरेंशिएट कर पाऊँ। ठीक, ये हो गया वाटर, और ग्लूकोज बना लूँ। अब अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपके फिल्टरेट में भी ग्लूकोज ज़्यादा होगा। बोलो, अब अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो आपके फिल्टरेट में भी ग्लूकोज ज़्यादा होगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, सही बोला ना मैंने, ठीक। अब होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि हम कोई भी चीज़ होती है तो हम उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन हम वाटर भी भेज देते हैं, ठीक है, और हम क्या कहते हैं, वाटर भी भेज देते हैं और अपना ग्लूकोज भी भेज देते हैं। पर अगर आपके यहाँ से आप क्या क्या भेज सकते हो भैया मेरे, आप यहाँ से वाटर भी भेज देते हो, ठीक। आप यहाँ से, अभी यहाँ पे वाटर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से वाटर जा रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा है, ठीक। और हम क्या भेज देते हैं, ग्लूकोज भी भेज देते हैं, कोई टेंशन नहीं, हम ग्लूकोज भी भेज देते हैं, ग्लूकोज जा रहा है, ठीक। पर अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो किसी ना किसी तरीके से हम ग्लूकोज को एस्केप कर जाते हैं, हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हम यहाँ पर ग्लूकोज भरे जा रहे हैं, पर एक समय ऐसा आएगा कि हम ग्लूकोज कोई ना कोई थोड़ा बहुत तो छूट ही जाएगा। हम किसी भी प्रकार का ग्लूकोज अपने यूरिन से बाहर नहीं निकालते। वी कैन एब्जॉर्ब ऑल द ग्लूकोज फ्रॉम द फिल्टरेट इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। आप एक्सक्रीशन वाला चैप्टर लगाना, पूरा ग्लूकोज एब्जॉर्ब करते, एक बूंद भी ग्लूकोज एक भी नहीं आना चाहिए। तो एक आध तो ट्रेसेबल नहीं होता, पर नहीं आना चाहिए। पर इतना सारा ग्लूकोज अगर आपके फिल्टरेट में आए, क्योंकि ब्लड में इतना ग्लूकोज भरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होगा बच्चों कि हम स्केप कर देते हैं, हम नहीं एब्जॉर्ब कर पाते, ठीक है। अब क्या होगा बोलो मुझे। अब होगा ये कि ये ग्लूकोज जो है ये एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है। अब ये जो वाटर है,
ये वाटर बोलेगा कि ससुरी मेरी बीवी नहीं जा रही है तो मैं कैसे जाऊंगा, तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे घटने ये वाटर का एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे घटने लगेगा। समझ आई बात, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी धीरे धीरे घटने लगेगा। अब अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे घटने लगा तो यूरिन से क्या बाहर आ रहा है, बोलो, यूरिन से बाहर आ रहा है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, एक टाइप का सॉल्यूट। ग्लूकोज क्या होता है, एक टाइप का मेरे बच्चों सॉल्यूट। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों क्या बाहर आएगा, इसके साथ साथ बाहर आने लगेगा वाटर। ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा आपके यूरिन में रहता है तो सॉल्वेंट भी बाहर निकलता है, क्योंकि सॉल्यूट का ही पीछा कौन करता है, सॉल्वेंट। इसकी वजह से वाटर भी बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। समझ आ गई बात। अगर आपके शरीर में, अच्छा, वाटर अगर फिल्ट्रेट के पास नहीं है तो वो क्या करता है पता तुम्हें, इवन यहाँ से वाटर लेने लगेगा, ले तू तो आ मेरे पास, मेरी बीवी जा रही, मुझे तो जाना है। ठीक है, तो वो वाटर यहाँ से भी लेने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा मोरे, ब्लड में वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ब्लड में वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ब्लड में वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है। जब अगर आपके वाटर, आपके दिस इज द यूरिन ना, ये क्या है आपका यूरिन। अब आपके यूरिन में क्या बढ़ा हुआ है, पानी और शुगर। ठीक, तो आपकी यूरिन कैसी हो जाएगी, स्वीट यूरिन। ठीक है, स्वीट यूरिन हो जाएगी। अब किसी ने टेस्ट करके देखा होगा, मैं क्या बता सकती हूँ, स्वीट यूरिन हो जाएगी। और ऐसे यूरिन में चींटे भी लग सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी को। जब भी आपको पता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत थ्रस्ट होता है, क्योंकि उस समय पर पानी बहुत लॉस हो जाता है। तो जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या लगती है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्यास लगती कि नहीं लगती। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। पॉली क्या कहते हैं, डिप्सिया। पॉली क्या कहते हैं, पॉलीडिप्सिया। बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकालना है तो बहुत ज़्यादा सूसू आएगी। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बहुत कम होने लगता है, रीअब्जॉर्प्शन का पावर बहुत कम हो जाता है पानी का। तो इससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूसू आएगी आपको। इसको कहते हैं अपन पॉलीयूरिया। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीयूरिया। और आपकी बॉडी में ना कंटिन्यूसली अर्ज ऑफ ईटिंग होगा, क्योंकि आप इतना थक गए हैं। बॉडी, देखो क्या हो रहा है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, पर मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं वो सब स्लो हो जाती हैं, सेल बहुत हंग्री फील करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको भूख भी बहुत लगती है, तो इसे आप कहते हैं पॉलीफेजिया। ठीक है, क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया। और आपको मैं एक बात बताऊं, आपको डायबिटीज मेलाइटिस को हम 3P डिजीज कहते ही हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। भूख बहुत ज़्यादा लगती है। इसमें एक और चीज़ होने लगती है, ध्यान से समझना। डायबिटीज मेलाइटिस, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं, एक बीमारी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, डायबिटीज़ क्या होता है, ये क्लियर हो गया सबको। अब आपको ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम आप तो नमक के पीछे पानी घुमाती थी, तो वो सॉल्यूट था भैया, शुगर भी तो एक सॉल्यूट ही है ना। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल, उसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट ग्लैंड। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अल्फा सेल क्या निकालती हैं, ग्लूकागन हार्मोन। बीटा सेल निकालती है इंसुलिन हार्मोन। डेल्टा सेल्स निकालती, डेल्टा ही बोला था ना, डेल्टा सेल्स निकालती हैं सोमेटोस्टैटिन, जो इन दोनों के लेवल को कम करती हैं। एफ सेल जो होती हैं, ये पीपी सेल और एफ सेल जो होती हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, फूड रीएब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। मैंने पढ़ाया, आप देख लेना। ठीक है, सो लुक एट दिस, ये मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है ना। आइए, अब अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो तो आपको कौन सी बीमारी होगी, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है बोलिए, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है इंक्रीज, लिख देती हूँ यहीं पे, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। ठीक है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड। यूरिन में बहुत ज़्यादा यूरिया हो जाता है, आपको बहुत भूख लगती है, बहुत प्यास लगती है, और आपके यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगती हैं। ठीक है, आपकी यूरिन में कीटोन बॉडीज आने लगती हैं। इतनी बात आपको क्लियर होगी। कीटोन यूरिया के बारे में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हाइपर इंसुलिनिज्म। ठीक है, अगर इंसुलिन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते रहेंगे, इसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो आपके ब्लड में शुगर ही नहीं है, तो आपको वीकनेस नहीं होगी क्या यार, है ना। अब ग्लूकागन देखिए, एक एक करके देख लेते हैं। ग्लूकागन, इट इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल, एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज स्टोर करवा लेता है, ग्लूकोज निकलवा लेता है और भेजता है ब्लड में।
ठीक है, और ये लिपोलाइसिस भी करता है फैटी टिश्यूज़ में, क्योंकि हम फैट को, बच्चों इंसुलिन तो बढ़ा दिया ना मैंने, इंसुलिन हो गया ना, और तो नहीं लिखा है इस पर, देख लेती हूँ थोड़ा सा, है ना, ओके लिखा हुआ है, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों को क्या पढ़ा देती हूँ, अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को कीटोन यूरिया के बारे में पढ़ाती हूँ। कीटोन बॉडीज जानते हो क्या होता है? फैट को जब हम डिग्रेड करते हैं, ठीक है, फैट को हम डिग्रेड करते हैं तो कुछ चीज़ें यूरिन में आती हैं। चलो उसको देखते हैं और फिर हम पीनियल ग्लैंड शुरू करते हैं। अब हम लोग कीटोन यूरिया कैसे समझते हैं। कीटोन यूरिया का मतलब होता है कीटोन बॉडीज इनटू द यूरिन। देखिए क्या होता है, ध्यान से समझना, कीटोन बॉडीज इनटू द यूरिन कहाँ पे पढ़ा हूँ यार, हाँ देखो इसमें क्या होता है कि क्या है कि हमारे पास ये ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल में भर भर के ग्लूकोज भरा हुआ है, ठीक है। डायबिटीज़ में ऐसा होता है, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, उसमें भर भर के ग्लूकोज भरा हुआ है, ठीक है। अब ये बेचारी कोई सेल है, ये बेचारी कोई सेल है, ठीक है। ये बेचारी सेल को नहीं मिल पा रहा है ग्लूकोज। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर होता क्या, ध्यान से समझना मेरी बात को, है ना। होता ये है कि जब भर भर के ग्लूकोज यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब कीटोन यूरिया तब होता है जब आपकी बॉडी की सेल्स ग्लूकोज को छोड़कर, बॉडी की सेल्स ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ, डायबिटीज़ में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। ये डायबिटीज़ मेलाइटिस की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज कब कब इंक्रीज होता है? जब इंसुलिन डिक्रीज हो जाता है। इंसुलिन डिक्रीज हो जाएगा मेरे बच्चों तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बोलो, GLUT4 रिसेप्टर पाए जाते हैं ना सेल पे, जो ग्लूकोज को एंट्री दिलवाते हैं। GLUT4 यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि इनको एक्टिव तो इंसुलिन ही कर रहा था। अब ये बेचारी किससे न्यूट्रिशन लें? तो आपके बॉडी में जो फैट होता है उसको ये ले लेती हैं, ठीक है। तो ये फैट को ले लेती हैं एज अ न्यूट्रिशन, और किसको ले लेती हैं? प्रोटीन को ले लेती हैं एज अ न्यूट्रिशन। फैट और प्रोटीन से ये जब को तोड़कर जब ये इनसे एनर्जी लेती हैं तो बदले में कुछ बचता है। जो बचता है इसे आप कहते हैं कीटोन बॉडीज। इसे आप क्या कहते हैं? कीटोन बॉडीज। डन हो गई। अब ये कीटोन बॉडीज जो होता है ये आपके यूरिन में आने लगता है और ये एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। समझ आ गई बात? ये एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये यूरिन से बाहर आने लगता है। कीटोन बॉडीज फास्टिंग कंडीशन में भी होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज जब सेल को ग्लूकोज नहीं है आपकी बॉडी के पास तो बॉडी ब्लड के फैट और प्रोटीन को भी यूज़ करने लगती है एज एनर्जी सोर्स, और फैट और प्रोटीन से जब एनर्जी निकालेगी तो कुछ रेजिड्यू बचेंगे। द नेम ऑफ द रेजिड्यू इज कॉल्ड एज कीटोन बॉडीज, और इसे हम यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात। और भूख इसीलिए हमको लग रही है कि सेल के पास न्यूट्रिशन नहीं, सेल्स आर हंग्री, तो पॉलीफेजिया। ठीक है, तो समझ आ गया आपको इंसुलिन का वर्क क्या होता है। इंसुलिन की वजह से डायबिटीज़ नहीं होती, ग्लूकागन की वजह से डायबिटीज़ होती है। ठीक है, इंसुलिन अगर अच्छा नहीं है तो डायबिटीज़ होगी, क्योंकि इंसुलिन जो होता है ये GLUT4 चैनल्स को एक्टिवेट करता है जिससे ग्लूकोज अंदर लेते हैं। पर अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये GLUT4 चैनल एक्टिवेट ही नहीं होंगे, बनेंगे ही नहीं, तो आपकी सेल्स में ग्लूकोज की एंट्री नहीं होगी और ब्लड में ग्लूकोज भरा रहेगा। समझ गए बात को? तो ये हो गया आपका क्या, पैंक्रियाज। ठीक है, तो ये समझ गए सारे सिम्टम्स। ठीक है, डन हो गए मेरे बच्चों को, ये समझ में आ गया। तो इंसुलिन पूरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या क्या हुआ है। ओके, सो ये समझ में आया कि कौन कौन सी सेल क्या निकालती हैं, फिर कौन सी सेल ने कौन सा हार्मोन निकाला, अगर इंसुलिन कम निकला तो क्या होगा, ज़्यादा निकला तो क्या होगा, ग्लूकागन कौन सी सेल से निकलता है, क्या करता है। पैंक्रियाज आपकी एनसीईआरटी से पढ़ा के देन विल मूव टू द पीनियल ग्लैंड। पैंक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट मतलब कॉम्प्लेक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। ग्लैंड एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन से क्या निकालती, 99% एंजाइम। एंडोक्राइन से हार्मोन, कौन से, ग्लूकागन, सोमेटोस्टाटिन, बहुत सारे निकालती है। अपने को काम इंसुलिन और ग्लूकागन से। एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कितनी होती हैं, 1 to 2 मिलियन। फिर भी पूरे पैंक्रियाज का परसेंटेज देखें तो सिर्फ 1 से 2% होता है एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, लैंगरहैंस का जो फंक्शन होता है सिर्फ 1 to 2%। ह्यूमन पैंक्रियाज रिप्रेजेंटिंग ओनली 1 to 2% ऑफ द पैंक्रियाटिक टिश्यू। ठीक है, समझ आ गई बात। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक टिश्यूज। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज कॉल्ड एज अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट हार्मोन ग्लूकागन एंड बीटा सेल सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन। ठीक है, आगे बढ़ें। ग्लूकागन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इवन इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाते हैं जिसे हम ह्यूमुलिन कहते हैं, और उसे फिर इंजेक्शन ठोक देते हैं और इंसुलिन पहुंच जाता है और डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है।
ग्लूकागन इज अ पेप्टाइड हार्मोन, प्लेज एन पेप्टाइड मतलब प्रोटीनेशियस हार्मोन है, मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी नेचर के बारे में, ठीक है। मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागन एक्ट मेनली ऑन द लिवर सेल, ठीक है, एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजीनोलाइसिस, तोड़ तोड़ के ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना, किसको तोड़ना है, ग्लाइकोजन को, and increase the blood sugar, and it is called as hyperglycemic hormone because it causes the hyperglycemia, it increase the blood glucose level, ठीक है। In addition, these hormones stimulate the process of gluconeogenesis, non carbohydrate source से carbohydrate बना लेता है ये और ग्लूकोज बना बना के ब्लड में भेजता है। It also contribute to hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake, ये भी पढ़ा है मैंने, सेल्स में नहीं जाने देता, ब्लड में रहेगा, ठीक है। Thus glucagon is a hyperglycemic hormone. आगे बढ़ें, इंसुलिन, देखो सेम दोनों प्रोटीनेशियस हार्मोन बताया ना मैंने, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज, होम्योस्टैसिस। बेसिकली देखो याद है, देखो यार बॉडी में होम्योस्टैसिस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। होम्योस्टैसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। बच्चों कोई हार्मोन अगर ज़्यादा बढ़ाने वाला होगा तो उसका कम करने वाला भी होगा, ऐसी कोई उड़ी में कभी नहीं रहता, उसका कम करने वाला डेफिनेटली होगा। तो ग्लूकागन और इंसुलिन की वजह से होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है। ये भी हिपैटोसाइट पे काम करते हैं और एडिपोसाइट पे, मेनली ये ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज को लीवर में और फैट सेल्स में स्टोर कराते हैं, ठीक है। इट इन्हेंसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। समझ में आ गई बात। तो ग्लूकागन की वजह से सेल में ग्लूकोज नहीं जा सकता, पर इंसुलिन की वजह से सेल में ग्लूकोज जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू द हिपैटोसाइट, सेल ही है ना, एंड एडिपोसाइट, रिजल्टिंग डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो एंड इट कॉजेज द हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस, पढ़ लिया। In the target cell, glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly by insulin and glucagons. डन हो गया। सो वी हैव डन विद द पेंक्रियास, ठीक है। अगर किसी को बहुत समय तक हाइपरग्लाइसीमिया है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस, एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, यूरिन से ग्लूकोज लॉस हो रहा है तो ग्लाइकोसूरिया, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज, ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। डायबिटीज पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी, ये भी हो गया। नाउ बच्चों अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना, ठीक है। छोटी सी ग्लैंड है पर बहुत ही छोटी टाइप की ग्लैंड है, एक्चुअली बहुत सारे फंक्शन सारी ग्लैंड के चुरा लेती है, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। हमने ब्रेन में 3 टाइप की ग्लैंड्स पढ़नी थी, एक पढ़ना था आपका हाइपोथैलेमस, एक पढ़ना था पिट्यूटरी, एक पढ़ना था पीनियल। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी तो पढ़ लिया है, बचा है पीनियल ग्लैंड, जिसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है कहानी, आइए। सो लेट मी मेक अ ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, ओके, ठीक, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ब्रेन बना दिया है मैंने। लेट मी मेक द छोटा सा ब्रेन, ठीक है। और अगर मेरे बच्चों को ये याद होगा तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, पॉन्स मेड्यूला, ठीक है ना, सब ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, ठीक। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड वेंट्रिकल मिड ब्रेन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड, लेबल कर लें हम लोग, आइए। यहाँ पर प्रेजेंट होती है मेरे बच्चों पीनियल ग्लैंड, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है, पीनियल ग्लैंड, ओके। ये हो गया आपका अरे यार पॉन्स, भूल जाती हूँ यार, और ये हो गया अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और यहाँ पर सेरिबेलम होता है, खैर ठीक है बना देती हूँ, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम के अंदर ही लिख दिया पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत बार पढ़ चुके हुए, ठीक है। पीनियल ग्लैंड, ठीक है, फोर ब्रेन के डायनसेफ्लॉन के पीछे सबसे अगले हिस्से में, ये आगे का हिस्सा है और दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है, दिस इज द हाइपोथैलेमस। अब पीनियल ग्लैंड क्या करती है वो ध्यान से सोचो। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है मेरे बच्चों, इस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन, इस हार्मोन का नाम होता है मेलेटोनिन, ठीक। मेलेटोनिन क्या करता है वो ध्यान से समझो। मेलेटोनिन मेंटेन्स स्लीप एंड वेक साइकिल। कैसे, ध्यान से समझिएगा, कैसे करता है वेक साइकिल, सोने और जगने का साइकिल मेंटेन करता है। अब अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था
अब वाइट मैटर बनाने का तो मेरे पास जगह नहीं है, कैसे बनाऊँ मैं, रेड से बना देती हूँ। अगर आपको याद होगा, इससे बनाती हूँ, तो यहाँ से एक्सॉन ऊपर की ओर जाते हैं, ये एक्सॉन ऊपर जा रहे हैं असेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू, और यहाँ से एक्सॉन्स जो होते हैं वो नीचे आ रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट के थ्रू। ये याद है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं बीच बीच पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। याद है आपको, पढ़ाया था मैंने आपको, ध्यान से समझते जाना। यहाँ पर न्यूरॉन जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको मैं क्या कह दूँ, असेंडिंग ट्रैक्ट। अभी पूरा समझा देती हूँ हल्का हल्का सा। इसे मैं क्या कहती हूँ मेरे बच्चों, असेंडिंग ट्रैक्ट। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन नीचे की ओर आ रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग ट्रैक्ट, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, ठीक है। अब होता ये है, ये पूरा क्या है, ये पूरा जो एक्सॉन है ये पूरा क्या बना रहा है, वाइट मैटर, वाइट मैटर। पर आप लोगों को मैंने यहाँ पर पढ़ाया था कि ये जो मेड्यूला होते हैं यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स होते हैं मेडुला पॉन्स के पास, ब्रेन स्टेम पे, ये ब्रेन स्टेम है ना पूरा, मिड ब्रेन और ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, यहाँ पे पूरे बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस इज व्हाट, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। देखो बेटा, ये अगर किसी को नहीं पता तो मर के पढ़ाया मैंने न्यूरल सिस्टम, प्लीज उसको जाके लगाओ। अब ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज जो होते हैं, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, ये पूरा मिलकर क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रास। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, रास। रास का फुल फॉर्म होता है रेटिक्यूलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, रेटिक्यूलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये याद रखना, ये रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है पता है, कॉन्शियसनेस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रास, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ओके। ये एक्टिव करता है कॉन्शियसनेस को। हम मॉल में गए, आपको एग्जांपल पढ़ाया था, हम मॉल में गए हैं, हर किसी के लिए एक ही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही मॉल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही हैं और सबके लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर कौन सी इंफॉर्मेशन ऊपर जानी है ये कौन डिसाइड करता है, रास, रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम इज नथिंग, द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट इनटू द ब्रेन स्टेम इज कॉल्ड एज रास। रास इज मेंट फॉर द कॉन्शियसनेस, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। और अच्छा, रास बनाते हैं, रास इज फॉर कॉन्शियसनेस। अब ध्यान समझना, मेलेटोनिन जो होता है ये बेसिकली रास पर ही एक्टिवेट करता है। किस पर एक्शन करता है, रास पर। मेलेटोनिन कॉन्शियसनेस को घटाता है। समझ में आई बात, आप याद करो मेरी बात। रास समझ गए ना क्या है, रास इज नथिंग, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट इनटू द ब्रेन स्टेम और ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इनटू द ब्रेन स्टेम, दे मेक अ नेटवर्क ऑफ system into the brainstem called as RAS. RAS is meant for the consciousness. RAS deliver the important signal to the brain. वो important signal जो उस person के लिए important है, सब कुछ उस किसी के लिए important नहीं होता, जो उसके लिए important है सिर्फ वही signal ऊपर भेजेंगे। अब RAS जो है वो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, consciousness, alertness के लिए ज़रूरी होता है। अब ये जो मेलेटोनिन होता है मेरे बच्चों, ये RAS पर ही काम करता है, रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम पे काम करना है। लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्लीज़ लगा के देखना उसको, ठीक है। मेलेटोनिन जो होता है, अब आपको रात में नींद कब आती है, रात में आती है या दिन में आती है, ऑब्वियसली जब लाइट बंद कर देते हैं तब आती है। तो जैसे आप लाइट बंद करते हैं या रात होते जाती है, पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन नाम का हार्मोन निकालती जाती है। मेलेटोनिन जाकर रास पर एक्शन करता है और रास को स्लो कर देता है, जिससे आपका कॉन्शियस लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको नींद आने लगती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये मेलेटोनिन फिर से कम होने लगता है और रास आपका फिर से एक्टिव हो जाता है और आपको कॉन्शियसनेस चलने लगती है। इसलिए सुबह होते होते आपकी नींद खुल जाती है और रात होते होते तक आपको नींद आने लगती है। समझ आई बात। दूसरा मेलेटोनिन का फंक्शन, मेलेटोनिन इज बेसिकली अ वेरी 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 चोर टाइप ऑफ इंसान। ये बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे कि, ठीक है, इट अफेक्ट्स द, लिखती हूँ मैं, मेलेटोनिन का फंक्शन लिख रही हूँ, बस इतना ही था। मेलेटोनिन, ठीक है, affects menstrual cycle, ठीक है, menstrual cycle and puberty, ठीक है, affects immunity भी affect होती है इसके मेलेटोनिन से, ठीक है, affect
24 आवर्स जिसको आप कहते हैं सर्केडियन स्लीप साइकिल, 24 आवर्स स्लीप साइकिल लिख देती हूँ, रेगुलेट्स लिख देती हूँ यहाँ पे, रेगुलेट्स 24 आवर्स स्लीप साइकिल अफेक्ट या रेगुलेट टेम्परेचर, अफेक्ट टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस का काम होता है पर ये भी मानता थोड़ी है, अफेक्ट टेम्परेचर, ठीक है। अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, ये सब आपको याद करना है, ये मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। एंड इट कंट्रोल्स पिगमेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट आपको सिखा देती हूँ और मैंने एक जगह पे बताया भी है। मिलानिन जो होता है वो आपके शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और आपके शरीर में कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पर मेलेटोनिन कलर को एक जगह पर इकट्ठा करता है जिससे आपको मसे और तिल होते हैं। बाकी ये सारा तो चुट्टा ही करता है, थाइमस ग्लैंड का वो चुरा लेता है। और स्लीप साइकिल इसका ओरिजिनल वर्क है, टेम्परेचर था आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, उसे कर देता है। मेटाबॉलिज्म आपकी थायराइड ग्लैंड करती है उसका। मतलब कुल मिला के आपके नीट में ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसी ग्लैंड बताइए जो सारे फंक्शन कंट्रोल करती है, तो आप अलग अलग पे टिक मत करना, सीधे पीनियल ग्लैंड पे टिक करना, ठीक है। बस इतना ही, पीनियल ग्लैंड में आपको इतना ही पढ़ना है। सिचुएटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है, आपको पढ़ाया मैंने कहाँ पर होता है। डॉर्सल साइड के, फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड पे होता है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के आगे के हिस्से पर होती है पीनियल ग्लैंड और पीछे के हिस्से पर होती है पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। पीनियल ग्लैंड सिक्रीट मेलेटोनिन। मेलेटोनिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग ऑफ डायूरिनल सर्केडियन रिदम। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आ सकता है नीट में, इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्यूबर्टी, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, बहुत सारे, ठीक है। ओके मेलेटोनिन इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, देखो लिखा हुआ है, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मैक्सिमम डेवलपमेंट पिट्यूटरी ग्लैंड का, पीनियल बॉडी का होता है 7 ईयर्स तक, और इन्वॉल्यूशन अंडर द एज ऑफ 14, ठीक है। इंटरस्टिशियल टिश्यू, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फोलेट आर डिपॉजिटेड इन इट कॉल्ड एज ब्रेन सैंड। ये आ सकता है ना, जैसे कि आप लोगों ने ऑटोलिथ पढ़ा था कान में ना, वैसे ही कैल्शियम फॉस्फेट के यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स पाए जाते हैं जिसे ब्रेन सैंड कहते हैं। ब्रेन सैंड के नाम से आया जा सकता है कि बताइए कौन सी ग्लैंड में ब्रेन सैंड होती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, मेलेटोनिन यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब आप अंधेरा करोगे तो मेलेटोनिन स्टिमुलेट होता है, जब आप रोशनी करोगे तो मेलेटोनिन इनहिबिट होता है, ये बताना चाह रहा है। नाउ pineal gland is located on the dorsal side of forebrain. Pineal secrete hormone melatonin. Melatonin play important role in the regulation of 24 hours diurnal rhythm of our body. ठीक है. For example, it helps in the maintaining normal rhythms of sleep and wake cycle, body temperature. In addition, melatonin also influences the metabolism, pigmentation, menstrual cycle as well as defense capability. Defense का काम किसका होता है? थाइमस का. ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। सो आज की कहानी हम लोगों ने क्या क्या सीखा? आज की कहानी में मेरे बच्चों हम लोगों ने सीखा आपका पैंक्रियास एंड पीनियल ग्लैंड। आई होप कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आई। अगर ना समझ में आए आप मुझे बता सकते हैं। मेरे लेक्चर्स को अगर आप अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। पीनियल बॉडी में इतना ही पढ़ना है ना, घबराना मत, किसी ज़्यादा कुछ आएगा, बस उतना ही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स बिल्कुल लगातार अच्छे से देखना है तो यू कैन विजिट द वेबसाइट आप विजिट करोगे तो 11th क्लास पे क्लिक करना। 11th क्लास पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल के आएगा। आखिरी पर मैं आपको दिखूंगी, ठीक है। यहाँ पर 4 टीचरों में चौथी टीचर। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके फर्स्ट लेक्चर खुल जाएंगे। मेरी फोटो पे क्लिक करोगे तो आपको लेक्चर की लिस्ट मिलेगी। लेक्चर आप देख लेना कौन से कितने मिनट के। जो सा लेक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको देखो, बार बार देखो, जब तक देखो जब तक कि समझ में ना आ जाए। कुछ ना समझ में आए तो फिर मैं हूं ना। जैसे आप क्लिक करोगे ये लेक्चर खुल के आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना है तो नेक्स्ट कर लो, नहीं तो फिर से बैक करके लिस्ट पे आ जाओ। इस तरीके से आप लेक्चर एक अरेंज मैनर पे देख पाओगे और आपको बड़ा मजा आएगा। आई होप कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो अच्छे से आपको समझ में आई। आज हमने पैंक्रियास के हार्मोन, उससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ा। हमने पीनियल ग्लैंड पढ़ी और उससे वो क्या फंक्शन करती है ये हमने पढ़ा। उसके डिजीज आपको नहीं पढ़ने। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैंक्रियास एंड पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पे रहो बच्चों, सेफ रहो, ध्यान रखो अपना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।